Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is mole concept. So till last class we learned about the limiting reagent concept. Okay, तो केमिकल रिएक्शन में किस तरह से अपन मोल एनालिसिस करते हैं, किस तरह से लिमिटिंग रीजेंट फाइंड करते हैं और लिमिटिंग रीजेंट के बेसिस पे हम कमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे प्रोडक्ट का कितना अमाउंट होगा या हमारे पास एक्सिस रिएजेंट कौन है. ठीक है, सो आज लास्ट क्लास तक अपन ने देखो बात किया था कि कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो अपने आप में बैलेंस है तो अपन मोल एनालिसिस कर सकते हैं. बट हम ऐसा कंडीशन ले लेते हैं कि जहाँ पे आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है KClO3. इसको अगर आपने हीट किया तो ब्रेक हो जाता है KCl में और साथ में बन जाता है O2. अब आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड्स इसको लेट सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो मोल एनालिसिस हम उसी पे लगा पा रहे थे. कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या है, अगर बैलेंस है तो कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस है तो वहाँ पे हम इजीली वहाँ पे मोल एनालिसिस लगा सकते हैं. बट ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पहली बात. तो इस केस में यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, POAC. फुल फॉर्म होता है इसका स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन. फुल फॉर्म होता है इसका क्या, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन. ठीक है, सॉरी, एक्चुअली इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे कि कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो जो रिएक्टेंट का मास है और रिएक्टेंट कंप्लीटली ब्रेक हो गया तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. तो हमारे पास जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. या दूसरी बात, हमारे पास जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो उसमें एटम का तो हमेशा कंजर्वेशन रहेगा. अच्छा, यहाँ पे वो वाला एक्सेप्शन अपन हटा देते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को. जैसे लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के अपन ने बात किया था कि हाँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे मास का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है. मतलब इनिशियली जो मास है और फाइनली जो मास है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. ठीक है, तो उसी तरह से अपन बोल सकते हैं क्या कि जो इनिशियल टोटल एटम होंगे और रिएक्शन के बाद जो टोटल एटम होंगे वो क्या होंगे, सेम रहेंगे. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको अपन एक लॉ की फॉर्म में पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इससे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस पॉइंट पे आते हैं अपन तो सीधा. ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला है बच्चा कि आपके पास 1 मोल क्या है, KClO3 है. ये क्या हुआ, डिसोशिएट हुआ. हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास 1 मोल KClO3 कितने मोल O2 देगा, हाउ मेनी मोल ऑफ O2 विल बी रिलीज्ड. 1 मोल KClO3 अगर ब्रेक होता है तो कितने मोल O2 के हमें मिलेंगे. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं. तो यहाँ पे देखो, इसको अगर बैलेंस तो नहीं किया है बट इस कॉन्सेप्ट को अपन यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन. यानी कि इसका क्या मतलब है कि इनिशियली एटम और फाइनली एटम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. तो यहाँ पे हम POAC लगा देते हैं ऑन ऑक्सीजन एटम. किस पे POAC लगाया मैंने, ऑक्सीजन एटम को. ऑक्सीजन एटम को कंजर्व कर लिया है. तो यहाँ पे बताओ, इसका अगर 1 यूनिट होता है, KClO3 का अगर 1 यूनिट है तो कितने ऑक्सीजन एटम है इसमें, देख के बताओ, 3. इसकी अगर 1 यूनिट है तो 3 ऑक्सीजन एटम है. यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसके n मोल होते हैं, अगर मेरे पास इसके क्या है, n मोल है, किसके बच्चा, KClO3 के, तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे बोलो. तो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, इसकी 1 यूनिट तो 3 ऑक्सीजन एटम, इसकी 1 यूनिट तो 3 ऑक्सीजन एटम, तो इसकी 2 यूनिट तो ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, 6. इसकी 3 यूनिट तो ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, 9. तो हमारे पास अगर इसके n मोल हैं तो ऑक्सीजन के मोल कितने हो जाएंगे बच्चा बोलो, तो मल्टीप्लाई बाय 3. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या. ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे इस केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन के एटम मोल की फॉर्म में कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस. ठीक है, और ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के एटम पे हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन. यानी कि रिएक्शन के बाद भी ऑक्सीजन के एटम क्या रहेंगे, उनका जो नंबर रहेगा सेम रहेगा, तो इक्वल्स टू. अच्छा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन मेरे को मिल रहा है सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में. इसका अगर 1 मॉलिक्यूल मिला तो इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम है बोलो, 2. इसके अगर 1 यूनिट की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन के एटम है 2. ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं या n मोल है O2 के, तो उसमें टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, तो यह हमारे पास हो गया क्या, POAC ऑक्सीजन एटम पे हमने लगा दिया कुछ इस तरह से कि इनिशियली ऑक्सीजन एटम और रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन एटम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. अब देखो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था हमारे पास इजी सा, दिस वन.
कि 1 मोल आपने क्या लिया है, KClO3 लिया है, तो यहाँ पे मोल ऑफ KClO3 गिवन है, वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो सॉल्यूशन अपन लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ KClO3 है 1 इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल ऑफ O2 के पूछा था हमसे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ O2, तो मोल ऑफ O2 कितना आ गया स्टूडेंट 3/2, तो मोल ऑफ O2 आ गया यहाँ पे कितना 3/2, यानी कि अगर इसका 1 मोल लिया है तो O2 कितनी मिलेगी मेरे को 3/2 मोल मिलेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया फाइनली। ये हमने यहाँ पे देखा POAC का रोल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप POAC से सॉल्व करो, या जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन को आप बैलेंस करो, आपको जो बेटर लगता हो दोनों कॉन्सेप्ट में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि एग्जाम मतलब बोर्ड के एग्जाम में जरूर है कि आपसे बोला जाता है कि भाई POAC के बारे में बताइए, POAC क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे अपन लिख देंगे कि भाई रिएक्शन के पहले जो एटम्स होंगे और रिएक्शन के बाद एटम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बशर्ते लिमिटेशन यहाँ पे क्या है, रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। बाकी सब रिएक्शन के लिए POAC आप लगा सकते हो। दूसरी बात, क्वेश्चन की अगर बात करें जेईई या नीट में कोई भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कोई सा भी मेथड यूज कर लो, आप POAC मेथड यूज कर लो या जो नॉर्मल बैलेंसिंग वाला मेथड अपन यूज करके फाइनल आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगेन तो इसमें एक क्वेश्चन तो बच्चा ये आ गया, कौन सा, मोल की फॉर्मेट में, तो हमने POAC किस पे लगाया था, ऑक्सीजन पे, तो वापस इसको लिख रहा हूं, POAC आपने लगाया किस पे, ऑक्सीजन एटम पे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ KClO3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ O2, ये POAC लगा दिया हमने ऑक्सीजन एटम पे। अब यहाँ पे देखो कई बार जैसे कि हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें इसके मोल गिवन थे और इसके ऑक्सीजन के मोल पूछे थे, N ऑफ O2 कितना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पे इसका मास गिवन होगा, मोल नहीं इसके मास गिवन हो, तो ऑब्वियसली अब क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप समझ गए, मोल की जगह अगर मास दिया है तो फिर मास को कन्वर्ट कर लूंगा मैं मोल में और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अपन कि वेट ऑफ KClO3 अपॉन मोलिकुलर वेट या मोलर मास ऑफ KClO3, मोल की जगह इतना सा वैल्यू पुट कर दिया है। या हमसे हो सकता है वो ऑक्सीजन का मास वगैरह पूछ ले, तो इसको भी अपन डिफरेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेट ऑफ O2 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ O2। मोलिकुलर वेट आप निकालना समझ चुके हैं, है ना, फर्स्ट और सेकंड क्लास में। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे KCl का अपन मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। क्लोरीन का होता है 35.5, ऑक्सीजन का होता है 16, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास जो मोल एनालिसिस अपने किया था लास्ट क्लास में, उसी का एक डिफरेंट वर्जन यहाँ पे, दैट इज नोन एज व्हाट, POAC, कि अगर आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं फिर भी हम उस केमिकल रिएक्शन में वहां पे मोल या उसका अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉन्सेप्ट POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। नेक्स्ट यहां पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं क्या स्टूडेंट, परसेंटेज प्योरिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे स्टार्ट करते हैं, कौन सा, परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी का क्या मतलब होता है समझते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक कोई पर्टिकुलर सैंपल है। ठीक है, इस सैंपल में बोला है हमारे पास इम्प्योर CaCO3 है, हमारे पास क्या है, इम्प्योर CaCO3। एक हमारे पास कोई एक सैंपल है सॉल्ट का, उसमें इम्प्योर CaCO3 है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे बोला है इस इम्प्योर इस सैंपल को, आपसे क्या बोला क्वेश्चन में कि इस सैंपल को हीट किया, सैंपल को हीट किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है बच्चा, CO2 गैस मिल रही है। हमें क्या मिल रही है, CO2 गैस मिल रही है। और CO2 गैस का यहाँ पे अपन ने वेट मेजर कर लिया, वो कितना है 4.4 ग्राम। कितना इसका 4.4 ग्राम इसका वेट है। और सैंपल कितना था यहाँ पे स्टूडेंट, 100 ग्राम। 100 ग्राम सैंपल को आपने हीट किया तो 4.4 CO2 मिली, 4.4 ग्राम CO2 मिल गया आपको। तो पूछा है यहाँ पे CaCO3 का, तो आपसे पूछा है कि फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 इन अ सैंपल। हमसे क्या पूछा है, CaCO3 का परसेंटेज प्योरिटी पूछा है। अब यहाँ पे पहले तो मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, कुछ खास यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है। तो हमारे पास कोई एक सैंपल इसने बोला है, ठीक है,
ये कोई हमने एक सैंपल लिया है। अब इस सैंपल में बोला है इम्प्योर CaCO3, यानी कि कुछ पार्ट तो इसमें CaCO3 का है और कुछ पार्ट क्या है हमारे पास इम्प्योरिटी है। ठीक है, इम्प्योरिटी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलहाल नहीं गिवन है। अच्छा, इस सैंपल का मास कितना लिया है हमने? 100 ग्राम लिया है। अब इस सैंपल को क्या किया बच्चा? हीट किया और उसने बोला है कि CO2 निकल रही है और CO2 का मास इतना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब CaCO3 को अगर हीट करते हैं, हमें ये पता है कि CaCO3 को हीट करते हैं, इसको आप पढ़ेंगे भी सही कहाँ पे, एस ब्लॉक एलिमेंट में। तो इसको जैसे हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है बच्चा किसमें? Ca सॉलिड और निकल जाती है CO2 गैस, यहाँ पे किस तरह से। ठीक है, CaO एंड CO2 गैस। अच्छा, यहाँ पे देखो ये केमिकल रिएक्शन अपने आप में बैलेंस है क्या? यस और नो? ये बैलेंस है अपने आप में। एक कैल्शियम, 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन अपने आप में बैलेंस है। अच्छा, ये बैलेंस है तो यहाँ पे अपन मोल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। मोल एनालिसिस का मतलब क्या कि अगर इसका 1 मोल है, इसका अगर कितना है 1 मोल आपने लिया है तो इसका भी 1 मोल बनेगा और इसका भी कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिवर्स काम करते हैं थोड़ी सी देर के लिए, जितना मैं बोल रहा हूँ पहले फोकस करना। हमारे पास CO2 बन रहा है कुछ 4.4 ग्राम। हमारे पास CO2 का मास कितना है यहाँ पे? 4.4 ग्राम। अच्छा, क्या हम यहाँ पे CO2 के मास से इसके मोल निकाल सकते हैं? यस और नो? क्या इस मास से हम इसके मोल निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे देखो मोल ऑफ CO2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? इसका मास दैट इज 4.4 अपॉन मोलर मास दैट इज 44। तो मोल आ गया हमारे पास इसके कितने? 0.1। तो CO2 के हमारे पास मोल आ गए कितना? 0.1। अच्छा, मोल एनालिसिस हम इजीली कर सकते हैं कि इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल बनेगा। अगर ये 1 मोल ब्रेक हो रहा है तो ये 1 मोल बनेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि इसको अगर हीट किया तो ये 0.1 मोल बन रहा है। दिया तो हमें मास था बट हमने मास को कन्वर्ट कर दिया मोल में, तो हमें इनडायरेक्टली बोला गया है कि इसका 0.1 मोल बना है। और ये इसका सोर्स क्या है बच्चा? ये हमें पता है कि CaCO3 है। तो अगर इसका 0.1 मोल है, यानी कि हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि CaCO3 का भी 0.1 मोल रहा होगा, इसका भी शुरू में 0.1 मोल रहा होगा। अच्छा, इसके 0.1 मोल पता लग गए। क्या इस मोल को मैं मास में कन्वर्ट कर सकता हूं? कि यस, मोल को मास में कैसे कन्वर्ट कर देंगे? उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो CaCO3 का मोलर मास कितना होता है? बोलो 100 को मल्टीप्लाई किया मोल से, कितना आया? 10। तो इसका मास पता लग गया, इसके मोल पता लग गए, फिर इससे मास पता लग गया इसका कितना? 10 ग्राम। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अच्छा, तो मेरे को फाइनली पता लग गया CaCO3 का 10 ग्राम है। अब हमारे पास देखो जो सैंपल था वो कितने ग्राम था? 100 ग्राम। और इस पर्टिकुलर फैक्टर से हमें ये पता लग गया कि उसमें CaCO3 कितना है बच्चा? 10 ग्राम है। तो 100 ग्राम सैंपल में 10 ग्राम तो CaCO3 है, तो बाकी 90 ग्राम क्या रही होगी बच्चा? इम्प्योरिटी रही होगी। तो यहाँ पे फाइनली हम क्या परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 निकाल सकते हैं क्या? यस। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालोगे? CaCO3 का मास दैट इज 10 ग्राम, टोटल मास दैट इज 100 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है ये? 10%। यानी कि यहाँ पे CaCO3 का परसेंटेज प्योरिटी कितना है स्टूडेंट? 10%। आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। बट यहाँ पे भी कुछ नया हमने कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया। देखो यहाँ पे भी सिंपल से हमने मोल एनालिसिस किया है, जिसको अपन लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। यस और नो? तो आप देख भी सक रहे हैं एक टॉपिक दूसरे से क्या है? लिंक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट परसेंटेज प्योरिटी। तो एक तो पार्ट हो जाता है इसमें ये। ठीक है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे क्या? परसेंटेज कंपोजिशन। दूसरा होता है क्या? परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है? देखो हमारे पास यही सेम कंपाउंड ले लेते हैं। हमारे आपसे पूछा है कि 100 ग्राम आपके पास क्या है? CaCO3 है। आपके पास क्या है? 100 ग्राम CaCO3 है। इसमें पूछा है कि कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? ठीक है, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? तो यहां पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमने यहां पे लिया इसकी CaCO3 का अगर एक यूनिट को हम देखें, CaCO3 का अगर एक यूनिट में बात करें तो एक तो कैल्शियम का आइटम है, एक मेरे पास कार्बन का आइटम है और 3 मेरे पास ऑक्सीजन के आइटम है। ये सुनो, एक तो कैल्शियम का आइटम है, एक कार्बन का आइटम है और 3 ऑक्सीजन के आइटम। ठीक, अच्छा, यानी कि अगर इसका 1 मोल होता
तो कैल्शियम का भी 1 मोल, कार्बन का भी 1 मोल और ऑक्सीजन के कितने मोल हो जाएंगे 3। तो हमारे पास जो मास गिवन है, तो सबसे पहले मैं इससे क्या फाइंड कर लेता हूँ स्टूडेंट, मोल। क्या फाइंड कर लेता हूँ मैं, CaCO3 के मोल। तो मोल कैसे निकालेंगे, इसका गिवन मास 100 ग्राम। अच्छा, इसका मोलर मास फाइंड करते हैं एक बार CaCO3 का। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का हो गया 48। तो सम करेंगे तो कितना आ रहा है 100। तो इसका मास तो 100 गिवन था ही सही, मोलर मास भी इसका कितना आ रहा है, बाय डिफॉल्ट 100 आ रहा है। तो फिलहाल ये कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि CaCO3 का अगर 100 ग्राम लिया है तो CaCO3 की 1 मोल यूनिट प्रेजेंट है। क्या है उसकी, 1 मोल यूनिट प्रेजेंट है। अच्छा, अब यहां पे इसकी एक यूनिट होती, एक इसका मोलिक्यूल है तो उसमें एक कार्बन है। अगर इसे 10 मॉलिक्यूल्स होते तो आप बोलते सर 10 कार्बन होंगे। अगर इसका 1 मोल है तो इसमें कार्बन भी कितना होगा, 1 मोल होगा। तो हमें पता लग गया कि अगर इसका 1 मोल है तो कार्बन भी क्या होगा बच्चा, 1 मोल होगा। तो यानी कि हमें मोल ऑफ कार्बन पता लग गया। कार्बन के मोल कितने हो गए बच्चा, 1। और हमसे तो पूछा था इसने कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन, तो कार्बन के मोल पता लग गए। तो क्या कार्बन का मास नहीं निकाल सकते, कार्बन का मास कैसे निकाल लेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। कार्बन का मोलर मास होता है 12, तो ये आ गया मेरे पास क्या, 12 ग्राम। फाइनली इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन का क्या मतलब है बच्चा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन कि कार्बन का वेट अपॉन टोटल वेट। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला रहेगा कार्बन का वेट अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो कार्बन का वेट है 12 ग्राम, टोटल वेट है 100 ग्राम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो कितना आ गया 12%। कितना आ गया है हमारे पास, 12%। तो इस पूरे कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, 12%। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट आसान सा है। एक छोटा सा और इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप इससे फेमिलियर हो जाएं कॉन्सेप्ट से। जैसे कि हमसे बोला है कि NH2 यूरिया में, हमसे क्या बोला है कि इन यूरिया फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमसे पूछा है यूरिया में हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको यूरिया का अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए ना। यूरिया का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है इसका क्या बच्चा, NH2CO NH2। ठीक है, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। अच्छा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला से इसका मोलिकुलर मास निकाल ले एक बार। ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना होगा यूरिया का, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया 4, एक ऑक्सीजन का 16 और एक कार्बन का 12। सभी को सम करेंगे तो कितना आता है 60। कितना आता है 60। तो इसका मोलर मास कितना आ गया हमारे पास 60 ग्राम। अच्छा, मोलर मास का क्या मतलब है कि इसके 1 मोल का मास, इसके 1 मोल का मास कितना है 60 ग्राम है। ठीक है, ये पता लग गया। अब हाँ देखो, हमें तो पता करना है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब रहेगा, हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला रहेगा कुछ इस तरह से कि वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन का फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को वेट ऑफ हाइड्रोजन और टोटल वेट की बात कर लेते हैं। तो टोटल वेट क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जनरली आप क्या लोगे, उसके मोलर मास को टोटल वेट ले लोगे कि हमने मान लिया कि इसका 1 मोल प्रेजेंट है कम से कम, है ना, मान ले रहे ऐसा। तो अगर इसका 1 मोल प्रेजेंट है तो उसका मास कितना हुआ 60 ग्राम, तो ये हमारे पास टोटल वेट आ गया 60 ग्राम। अब यहाँ पे खुद से आंसर करना बच्चे कि हमारे पास इसकी एक यूनिट में NH2CO NH2 जो कि यूरिया का फॉर्मूला है, इसकी एक यूनिट में कितने हाइड्रोजन एटम है 4। इसके एक मॉलिक्यूल है तो 4 हाइड्रोजन एटम। ऐसे अगर 2 मॉलिक्यूल होते तो कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, बोलो 8। ऐसे 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं 40। तो अगर इसके n मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी इसका अगर 1 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल हो जाएंगे, बोलो। तो हाइड्रोजन के यहां पे हो जाएंगे कितने, 4 मोल हाइड्रोजन हो जाएगी। इसके 1 मोल यूरिया में 4 मोल क्या होगी, हाइड्रोजन एटम रहेंगे। यस और नो, 4 मोल क्या रहेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स रहेंगे। अब हमें हाइड्रोजन के मोल पता लग गया, यानी कि अगर इसका 1 मोल लिया तो हाइड्रोजन के 4 मोल, हाइड्रोजन के मोल पता लग गए, तो क्या हम हाइड्रोजन का मास नहीं पता कर सकते।
मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मास का फॉर्मूला होगा मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल है 4, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है कितना स्टूडेंट 1, तो ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन का मास कितना 4 ग्राम। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं कितना 4 अपॉन कितना आ रहा है 60 मल्टीप्लाई बाय 100, यही मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा परसेंटेज कंपोजिशन आप किस तरह से फाइंड करते हो। तो परसेंटेज कंपोजिशन जिसका भी एलिमेंट का फाइंड करना चाह रहे हो उसका मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100 क्या देगा हमें बच्चा यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुका है एक मेजर पार्ट, दैट इज एक मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन मोल कॉन्सेप्ट का देखा था, मोलर मास का क्या मतलब होता है, फिर अपन ने देखा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, फिर अपन ने देखा था कि मोल मोल किस तरह से रिलेशन वहाँ पे प्रोवाइड अपन कर सकते हैं, ठीक है। और आज का जो भी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसका मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट इसको बोल सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन का बेसिक सा पार्ट यहाँ पे कवर कर लेते हैं, एक और लेक्चर यहाँ पे लगेगा कंसंट्रेशन टर्म को कवर करने में, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस कर देता है एटलीस्ट। हमारे पास कभी भी सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं, देखो हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है, हमारे पास एक कंटेनर में क्या है वाटर है, अच्छा इस वाटर में आपने क्या कर दिया कुछ अमाउंट ऐड कर दिया किसका NaCl का, ठीक है। इसमें क्या कर दिया NaCl को ऐड कर दिया। तो ये हमारा जो H2O है इसको तो आप बोलते हो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बच्चा सॉल्वेंट, इसको तो आप क्या बोलते हो सॉल्वेंट। और जिसको आप मिला रहे हो इसको क्या बोलते हैं बच्चा सोल्यूट, इसको क्या बोलते हैं अपन सोल्यूट, ठीक है। तो जैसे सोल्यूट को अपन सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो इसका कितना अमाउंट आपने कितने सॉल्वेंट में मिलाया है, कितना अमाउंट कितने सॉल्वेंट में मिलाया है, इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो भी अपन पढ़ने वाले हैं वो अपने आप में क्या डिनोट करेगी कि कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट है, ठीक है। यानी कि इन दोनों की जो अमाउंट में एक रिलेशन वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और सोल्यूट में मिला दिया सॉल्वेंट तो बन गया हमारे पास क्या बच्चा सॉल्यूशन। तो कभी भी अपन जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमेशा बताते हैं अपन किसी भी सॉल्यूशन के लिए, कभी भी सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट के लिए भी अपन बात कर सकते हैं बट मोस्टली अपन बात करते हैं किसके लिए सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज नोन एज व्हाट स्टूडेंट मोलेरिटी। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास कौन सी मोलेरिटी। मोलेरिटी का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखें या इसकी डेफिनेशन भी अपन लिख लेंगे, पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं। मोलेरिटी का फॉर्मूला होता है क्या मोल ऑफ सोल्यूट और नीचे लेते हैं अपन क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या होता है मोलेरिटी का बेसिक सा फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पे देखो नीचे तो अपन ने लिया है वॉल्यूम और ऊपर क्या लिया है मोल। तो मोलेरिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है क्या कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट मोलेरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। क्या बोला है दोबारा कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन का अगर मोलेरिटी डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट in a mole that dissolve in 1 liter of solution। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ले लें तो बोलो ये नीचे वाली वैल्यू तो 1 होगी, यानी कि हमारे पास जो भी उसका अमाउंट है वही क्या हो जाएगा मोलेरिटी हो जाएगा। तो यही उसकी डेफिनेशन भी होगी कि मोलेरिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट मोलेरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। मोलेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आप कैपिटल M से। मोलेरिटी की अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा, मोल का यूनिट तो मोल ही रहेगा और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है लीटर होता है। तो मोलेरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये इसकी हो गई यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में कुछ वाटर है, इस वाटर में आपने क्या कर दिया NaCl को मिला दिया, ठीक है। NaCl आपने कितना मिलाया इसमें 58.5 ग्राम NaCl को ऐड किया है और इसको मिलाने के बाद आपके पास जो सॉल्यूशन बना है, इसके बाद मिलाने के बाद आपके पास जो NaCl का सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl,
उसका जो वॉल्यूम है वो कितना दिया है यहाँ पे बच्चा, लेट सपोज 1 लीटर के NaCl मिलाने के बाद वाटर में जो NaCl का सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। इतना अमाउंट आपने NaCl का मिलाया है, तो आपसे बोला है इस कंटेनर का मोलरिटी कितना होगा। ठीक है, इस कंटेनर का मोलरिटी क्या होगा, तो मोलरिटी का फॉर्मूला है ये मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मेरे को आंसर करना कि इनमें सोल्यूट कौन सा है, H2O या NaCl। तो आप बोलोगे कि सर NaCl तो क्या है, सोल्यूट है, और H2O क्या है, मेरे पास सॉल्वेंट है। तो मोल तो किसके लिखने होते हैं, सोल्यूट के। तो क्या इस क्वेश्चन में हमें एक मोल गिवन है क्या NaCl के, नहीं, हमें क्या गिवन है, उसका मास गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस NaCl के मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस NaCl के मोल निकालेंगे। मोल का फॉर्मूला होता है इजी सा, मास अपॉन मोलर मास। मास है 58.5 और मोलर मास NaCl का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। तो 35.5 प्लस 23, अरे ये तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 मोल। तो हमारे पास मोल ऑफ NaCl कितना आ गया बच्चा, 1 मोल। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, मोल ऑफ NaCl अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल तो आ गया हमारे पास 1, और क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो हमारे पास इस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना आ गया स्टूडेंट, 1। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो तो ये तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। मान लो हमारे पास कोई डेटा गिवन है इस तरह से कि 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है। हमारे पास एक बोतल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2 मोलर पर लीटर, सॉरी 2 मोलर उसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो सर 2 मोलर का अपन क्या मतलब समझेंगे कि उसके 1 मोल में, सॉरी उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स NaCl है। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे फाइनली अभी देखो ना कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास, जो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलरिटी, तो हमारे पास सॉल्यूशन में डिफाइन कर रही है कि कितना अमाउंट सोल्यूट का है, कितना अमाउंट सोल्यूट का है। जनरली ये डिफाइन करती है मोल में, बट अपन यहाँ पे रिलेट भी कर सकते हैं उसको मास में। देखो ना यहाँ पे कि हमारे पास 1 लीटर NaCl का जो सॉल्यूशन है उसमें कितना ग्राम NaCl है, इतने ग्राम NaCl है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपन ने रिलेट किया कि सोल्यूट को, अमाउंट को किससे, स्टूडेंट, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट डिजोल्व है। ओके, जैसे कि इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। आपने 6 ग्राम CH3COH को ऐड किया इन वाटर। ठीक है, 6 ग्राम CH3COH एडेड इन वाटर टू फॉर्म 10 लीटर सॉल्यूशन। फाइंड इट्स मोलरिटी, फाइंड इट्स मोलरिटी। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमारे पास इस एसिटिक एसिड की मोलरिटी अपने को फाइंड करनी है। तो मोलरिटी का तो इजी सा फॉर्मूला है, मोलरिटी का फॉर्मूला रहेगा क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे ध्यान देना, मोल तो किसके रखते हैं आप, सोल्यूट के। मोल तो किसके रखते हैं अपन, सोल्यूट के। और वॉल्यूम किसका रखते हैं, सॉल्यूशन का, जिसमें रखते हैं अपन लीटर में। तो क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें मोल गिवन है क्या, इसके नहीं। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे क्या स्टूडेंट, मोल ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH। मोल का फॉर्मूला होता है क्या, मास अपॉन मोलर मास। मास गिवन है 6 ग्राम। अच्छा आ जाओ, CH3COH का मोलर मास। CH3COH में 2 तो कार्बन है, एक कार्बन का 12, तो 2 कार्बन का कितना 24, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना 32, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना 4। सबको सम करेंगे तो कितना आता है, 60 आता है। तो इसका मोलर मास कितना हो गया, 60 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, फाइनली कितना आंसर आ रहा है 0.1। तो हमारे पास मोल आ गए एसिटिक एसिड के कितने, 0.1। क्वेश्चन में इसने पहले से डिफाइन कर दिया कि वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चा, 10 लीटर है। तो हमसे पूछा है मोलरिटी। मोलरिटी का तो फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल आप निकाल चुके हैं, वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है। तो 0.1 अपॉन 10 कितना आ रहा है, 0.01, या इसी को कितना लिख सकते हैं, 10⁻⁻² मोलर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इसको, फाइनल आंसर कि एसिटिक एसिड का 10⁻⁻² मोलर सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से अपन मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज लास्ट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस, दैट इज कई बार हमें जो इंफॉर्मेशन है वॉल्यूम की वो डायरेक्टली गिवन नहीं होती। ठीक है, वो गिवन होती है किसकी टर्म में, डेंसिटी की टर्म में। ठीक है, जनरली सॉल्यूशन के लिए अगर बात करें तो सॉल्यूशन का हमें
कई बार इंफॉर्मेशन डेंसिटी के फॉर्म में भी गिवन होती है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या स्टूडेंट? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे आपने सुना होगा कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका डेंसिटी होता है कितना? 1 ग्राम पर ml। तो ग्राम पर ml, ठीक है, 1 ग्राम पर ml। तो वो क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला। इस तरह से आप याद भी रख सकते हो चीजों को। ये तो सभी को पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। तो हमने फॉर्मूला बना दिया डेंसिटी का कि मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखना, हमारे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही ले रहे हैं। इस पे क्वेश्चन पे हमसे बोला है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करें डी से। डेंसिटी कितना है? वो है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का आपने ले लिया है क्या? वॉल्यूम। सॉरी, इस सॉल्यूशन का आपने क्या ले लिया यहाँ पे बच्चे? मास। मास ले लिया आपने किसका? सॉल्यूशन का। वो कितना ले लिया आपने? 1000 ग्राम, ठीक है। अब आपसे पूछा है क्या कि अगर इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो HCl है उसका मास है कितना? 3.65 ग्राम। इस HCl सॉल्यूशन में इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में HCl डिजोल्व है जिसका मास है कितना? 3.65 ग्राम। तो पूछा है इस HCl सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम ये तो जानते हैं कि जो मोलरिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? मोल अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मोल किसके रहेंगे? सोल्यूट के। वॉल्यूम किसका रहेगा यहाँ पे? सॉल्यूशन का। मोल तो किसके रहेंगे? सोल्यूट के। वॉल्यूम किसका रहेगा यहाँ पे? सॉल्यूशन का, ठीक है। तो क्या हमें मोल ऑफ HCl गिवन है क्या? नहीं, मेरे को मास गिवन है HCl का। तो सबसे पहले यही फाइंड कर लेते हैं। तो मोल ऑफ HCl कितना आएगा? बोलो। मास ऑफ HCl अपॉन मोलर मास ऑफ HCl। क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन का होता है 1। 35.5 प्लस 1 कितना हो गया? 36.5, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है? 0.1। तो हमारे पास इस मास से मैंने क्या निकाले? सबसे पहले मोल निकाले HCl के। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली वॉल्यूम गिवन है क्या? नहीं, हमें डेंसिटी गिवन है, हमें मास गिवन है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई अपन करें तो क्या हमें यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा? तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? मास अपॉन क्या बच्चे? डेंसिटी। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना हमेशा, और इसको नोट भी कर लेंगे अलग से, कि हमारे पास जो डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है, मास भी सॉल्यूशन का दिया है, तो वॉल्यूम भी किसका आएगा? सॉल्यूशन का आएगा। क्योंकि कई बार जो मास है ना बच्चा, वो कंफ्यूज कर देता है। मास दे दिया उसने सॉल्वेंट का, जैसे कि यहाँ पे हो सकता था मास दिया है सॉल्वेंट का, तो फिर अलग तरह से इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। बट फिलहाल उसने मास दिया है सॉल्यूशन का, डेंसिटी भी दिया है सॉल्यूशन का, तो मास अपॉन डेंसिटी करेंगे तो वॉल्यूम आएगा। बट ये वॉल्यूम भी किसका आएगा? सॉल्यूशन का आएगा। और वही मेरे को फाइंड भी करना था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? मास अपॉन डेंसिटी। मास है सॉल्यूशन का 1000 और डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की? 1.2। एक बार यहाँ पे यूनिट भी मैं पुट कर देता हूं। देखो, मास का यूनिट है कितना? ग्राम, और डेंसिटी का यूनिट है कितना? ग्राम पर ml। डेंसिटी का यूनिट क्या है? ग्राम पर ml। तो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल आउट हो गया, पर ml, ml ऊपर चले गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 1000 अपॉन 1.2 ml। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें तो ये जो वॉल्यूम लिखना होता है मोलरिटी में, ये हमेशा किस में लिखते हैं अपन? लीटर में। तो क्या ये वॉल्यूम हमारे पास लीटर में क्या? नहीं, ये तो ml में। तो इस ml को किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो कि डिवाइड कर दो? 1000 ml क्या होता है? 1 लीटर, यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली 1000 से डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरे पास? 1.2 लीटर। इसका क्या आ गया बच्चा? वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का। फाइनली मोलरिटी पूछा था। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल है 0.1, वॉल्यूम है 1 अपॉन 1.2, मतलब कितना? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.2, दैट इज 0.12। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.12, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया से सॉल्यूशन का मोलरिटी। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलरिटी। नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जैसे कि मोलरिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो कंटिन्यू करते हैं कंसंट्रेशन टर्म को। नेक्स्ट क्लास में जो भी अपन स्टडी किया है, छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, बट इससे रिलेटेड अभी एक बार आप पेपर चेक करके देखना, प्रीवियस ईयर नीट के जेई के दोनों के कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस फॉर्मेट में, मोलरिटी डेंसिटी के फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप उनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।